वेलकम बैक फ्रेंड्स। वर्किंग कैपिटल क्रेडिट असेसमेंट में आज जो हम अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू बैंक गारंटीज। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आज बैंक गारंटीज के बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगेन मे बी ये लेक्चर 1 आवर और या थोड़ा सा उससे ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे बैंक गारंटीज के बारे में। तो बैंक गारंटीज के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बैंक गारंटीज वाले लेक्चर के बाद मैं आपको सीएमए डाटा की प्रिपरेशन का टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। पर वो सीएमए डाटा की प्रिपरेशन शुरू कराने से पहले मैं जस्ट एक टॉपिक ऐड करना चाहूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। दैट इज बेसिकली कि व्हाट आर द रिवॉल्विंग फैसिलिटीज, नॉन रिवॉल्विंग फैसिलिटीज, व्हाट आर फंड बेस्ड फैसिलिटीज, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेन लिमिट एंड सब लिमिट, मदर लिमिट एंड सब लिमिट। सो ये जो चीजें हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार कवर कर दूंगा, ताकि हम जो सारा हमारा एक फ्लो बना हुआ है अपना प्रोडक्ट्स पढ़ने का, उसको एक फाइनल टच मिल जाए कि ये फैसिलिटीज क्या होती हैं, राइट। तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का जो अपना टॉपिक है बैंक गारंटीज का, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के टॉपिक में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं कि बैंक गारंटीज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो बैंक गारंटीज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि उसका क्या मीनिंग होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या टेन्योर होता है बैंक गारंटी का, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी क्या होती हैं, कितनी तरह की बैंक गारंटीज होती हैं हमारे पास। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड क्लॉजेस क्या होती हैं बैंक गारंटी के अंदर। स्टैंडर्ड क्लॉजेस का मतलब कि क्या कंडीशंस मुख्य तौर पे या आम तौर पे रहती हैं बैंक गारंटी के पेपर के ऊपर। बैंक गारंटी के ऊपर क्या कंडीशंस नॉर्मल प्रज्यूम की जाती हैं, प्रज्यूम नहीं बोलूंगा, कि क्या कंडीशंस बैंक लगा के रखता है, उन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑनरस क्लॉज बीजी क्या होती है। बीजी मीन्स बैंक गारंटी, ऑनरस क्लॉज बैंक गारंटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में 1-2 मिनट लगाएंगे हम ये पढ़ने में कि बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, इन दोनों में क्या फर्क है बेसिकली। क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट भी काइंड ऑफ गारंटी ही होती है बैंक की तरफ से, तो हम बैंक गारंटी क्यों यूज करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों होती है, इनकी क्यों सेपरेट एग्जिस्टेंस है दोनों की, इसके बारे में हम लास्ट में सबसे एक बार डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक गारंटी वाला। तो इस टॉपिक को नॉर्मली समझने में लोगों को टाइम लगता है, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपने इस लेक्चर को थोरो पूरा अच्छे से लगा लिया और अच्छे से समझ लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। बैंक गारंटी मीनिंग, बेनिफिट्स, टेन्योर जो भी लगा लीजिए कि इसके अंदर बैंक गारंटी का एक कॉन्सेप्ट टॉक है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि बैंक गारंटी क्या चीज है। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका सेम आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं कोई एलसी के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहा हूं। देखिए, कोई कंपनी है, कंपनी ए कंपनी ए है। यहाँ पे गवर्नमेंट का, फॉर एग्जांपल कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NHAI बोल देते हैं। तो कंपनी ए है, ये रोड कॉन्ट्रैक्टर है, इसका प्रोफाइल है रोड कॉन्ट्रैक्टर का। तो ये काफी सालों से, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इसको इस अपने काम में, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इसको रोड कॉन्ट्रैक्शन में, रोड कॉन्ट्रैक्ट बनाने में। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आपको ये पता है कि ये हाईवेज कंस्ट्रक्शन का काम देखती है पूरे इंडिया में। तो इन्होंने जो हाईवे कंस्ट्रक्शन का एक हाईवे कंस्ट्रक्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला, इन्होंने निकाला दिल्ली दिल्ली मुंबई जो हाईवे है, उसकी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट निकाला। ऑफ कोर्स ये सारा दिल्ली मुंबई हाईवे तो नहीं मिलेगा, पार्ट्स पार्ट्स में पर्टिकुलर रोड डिवाइड करके अलग अलग कंपनीज को दी जाएगी। उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट निकाला प्रिज्यूमिंगली 100 करोड़ रुपीज का, 100 करोड़ रुपीज का ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने निकाला। तो जब कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, तो वो गवर्नमेंट एजेंसी बोलती है कि हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाए, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाए पहले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये कंपनीज होती हैं, जैसे कंपनी ए है, इस तरह की मल्टीपल कंपनीज होती हैं। कंपनीज ए की तरह मल्टीपल कंपनीज है, कंपनी बी है, सी है, डी है, ई है। ये सारे इस टेंडर में, इस कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, इस टेंडर में अप्लाई करते हैं सारे के सारे।
ठीक है। तो आप देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पर्पस के हिसाब से आप सोचिए, इसके फुटस्टेप्स में आके सोचिए। इसको नहीं पता कंपनी ए कौन है, इसको नहीं पता कंपनी बी कौन है, कंपनी सी कौन है, कंपनी डी कौन है, कंपनी ई कौन है। इसको नहीं पता कि इनकी प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसको नहीं पता कि इनकी प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि वेदर दे आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट प्रेजेंटली। मे बी एनएचएआई के पास इनकी पास्ट हिस्ट्री हो, मे बी कंपनी ए ने एनएचएआई के लिए पहले भी काम किया हुआ हो, तो पर प्रेजेंट हिस्ट्री एनएचएआई को नहीं पता कि इसकी प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन गुड इनफ है या नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। उनको ये नहीं पता कि ये फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट इसको मिलना है या जो ये कॉन्ट्रैक्ट देना है, क्या वो इसको, क्या इसके पास क्या ये एबल है परफॉर्म करने के लिए या नहीं, परफॉर्म करने के लिए एबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये उसको बीच में ही छोड़ के भाग जाए या उसका बीच में ही कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाए। तो एनएचएआई क्या बोलती है कि एनएचएआई फिर बोलती है कि भाई मेरे को तुम लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मेरे को तुम लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मुझे ट्रस्ट दिलवाओ, मुझे ट्रस्ट दिलवाओ, मुझे भरोसा दिलवाओ कि आप लोग जेन्युइनली काम कर रहे हो, आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन भी साउंड है, आप लोग फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर ये कंपनी वाले ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये सब सोचने लग जाते हैं। दे थिंक, ये सोच में पड़ जाते हैं कि एनएचएआई को ये कंसर्न है कि हमारी प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या नहीं है, हमारी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है या नहीं है कि हम आने वाले सालों में इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब इस चीज का इनको भरोसा कैसे दिलवाया जाए, भरोसा कैसे दिलवाया जाए, कैसे दिलवाया जाए। ठीक है। तो फिर ये एनएचएआई से ही पूछते हैं कि भाई आप खुद ही बता दीजिए कि आपको भरोसा करने के लिए हमसे क्या चाहिए, आपको भरोसा करने के लिए हमसे क्या चाहिए। तो एनएचएआई जब ये टेंडर निकालता है तो उन चीजों का सवाल, इस सवाल का जवाब पहले ही दे देता है। वो बोल देता है कि मुझे आप बैंक से गारंटी ला के दीजिए, गारंटी ला करके दीजिए कि आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी फाइनेंशियल कोई ऑब्लिगेशन है तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएंगे। आप मुझे बैंक से इस चीज की गारंटी लाके दीजिए, और बैंक से गारंटी कितनी अमाउंट की देनी है वो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में या टेंडर में स्पेसिफाइड रहता है। तो इस चीज से दो पर्पज सोल्व हो रहे हैं। देखिए, अब उसने बोला कि मेरे को बैंक से गारंटी लाके दीजिए, तो कंपनी ये बोलती है कि सर ठीक है, हम बैंक से गारंटी लाके दे देते हैं। फिर कंपनी ए क्या करती है, बैंक को अप्रोच करती है। मैं अभी बी सी डी ई की बात नहीं कर रहा, ये भी सब सेम प्रोसेस फॉलो करें। कंपनी ए क्या करती है कि फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक के पास चली जाती है, एक्सिस बैंक के पास चली जाती है। एक्सिस बैंक के पास जाके वो बोलेगी कि देखो भाई साहब, ये एक टेंडर की कॉपी है, ये टेंडर की कॉपी है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है एनएचएआई का जिसके अंदर मैंने अप्लाई करना है। एनएचएआई ने जो टेंडर की कॉपी है उसके अंदर बैंक गारंटी की कंडीशन लगा रखी है कि हमें मान लीजिए 10 करोड़ की बैंक गारंटी चाहिए। मान लीजिए नेशनल इसने बोला कि 10 करोड़ की बैंक गारंटी लाके दीजिए 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, यानी कि 10% वैल्यू। ठीक है। तो उसमें कंपनी ए ने एक्सिस बैंक को बोला कि भाई साहब आप मेरे को 10 करोड़ की गारंटी मेरे बिहाफ पे दे दीजिए। तो एक्सिस बैंक इसमें क्या रोल निभा रहा है, गारंटर का। एक्सिस बैंक गारंटर है और ये कौन है, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर तो यही है ना, रोड कॉन्ट्रैक्टर जिसने कॉन्ट्रैक्टर को पूरा करना है, कॉन्ट्रैक्टर। या इसको हम प्रिंसिपल डेटर भी बोल सकते हैं। डेटर क्या होता है, डेटर वो बंदा होता है ना जिसने पैसे लेने होते हैं। इसने अपनी सर्विस देनी है एनएचएआई को, तो एनएचएआई को इसने सर्विस देनी है, तो ये प्रिंसिपल डेटर या ओबलाइजर है। ओबलाइजर भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसने अपनी एक जो कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा ये एनएचएआई के साथ, उसके साथ जो इसकी ऑब्लिगेशन बनेगी रोड को बनाने की, अपनी उसको साफ सुथरा बनाने की, उसको अपना मजबूत बनाने की,
उसकी ऑब्लिगेशन है ना, तो ये प्रिंसिपल डेटर या ओब्लाइजर भी कहलाता है। जो ये एनएचएआई है, एनएचएआई, ये मैं बैंक गारंटी के एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं। बैंक गारंटी एग्रीमेंट में, बैंक गारंटी एग्रीमेंट में, बैंक गारंटी एग्रीमेंट में एक्सिस बैंक गारंटर रहेगा। जो जब जब एक बात आप, एक डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा, पहले मैं ये इरेज कर देता हूं कंपनी बी वाला पॉइंट। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो बैंक गारंटी का एग्रीमेंट है, जो बैंक गारंटी का एग्रीमेंट है एंड जो कंपनी ए और एनएचएआई के बीच में रोड बनाने का एग्रीमेंट होएगा, ये दोनों सेपरेट सेपरेट एग्रीमेंट है, ये तो समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये तो इन दोनों के बीच में ही है, कंपनी ए और एनएचएआई के बीच में। जो ये बैंक गारंटी एग्रीमेंट है ये तीन लोगों के बीच में है, एक्सिस बैंक के बीच में, कंपनी ए के बीच में और एनएचएआई के बीच में, तीन बंदों के बीच में है ना। तो मैं बैंक गारंटी एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं कि बैंक गारंटी एग्रीमेंट के अंदर एक्सिस बैंक क्या है, गारंटर है। जो कंपनी ए है वो प्रिंसिपल डेटर है या ओब्लाइजर है, जिसने जो सबसे पहले, प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, जो सबसे मेन, जो सबसे पहले जिम्मेवार है अपना काम करने के लिए वो। और जो एनएचएआई है, एनएचएआई क्या है बैंक गारंटी के एग्रीमेंट में, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब जो बंदा बेनिफिट ले रहा है एग्रीमेंट का। तो बैंक गारंटी एग्रीमेंट में तो एक्सिस बैंक एनएचएआई को गारंटी देगा ना, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक जो है वो एनएचए को गारंटी देगा ना कि भाई मैं गारंटी देता हूं ए के बिहाफ पे कि ए अपना काम पूरा करेगा टाइम पे और ए आपको तसल्ली वाला काम करके देगा। मैं गारंटी देता हूं ए के बिहाफ पे। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को तो गारंटी मिल रही है, तो वो तो बेनिफिट पे है ना बैंक गारंटी एग्रीमेंट में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बेनिफिशियरी बोलेंगे बैंक गारंटी एग्रीमेंट में। तो सबसे पहले आपको तीन टर्म्स क्लियर हो गई, तीन टर्म्स आपको क्लियर हो गई। एक तो गारंटर, गारंटर, गारंटर होता है बैंक। एक कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर या जिसको हम प्रिंसिपल, डेटर या ओब्लाइजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो तो कंपनी ए है अपने केस में, कंपनी ए। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी जिसके नाम पे बैंक गारंटी इशू हुई है, जिसके नाम पे बीजी इशू हुई है, जिसको गारंटी मिली है, जिसको गारंटी मिली है, ये हो गया बंदा जिसके बिहाफ पे गारंटी दी गई है, जिसके बिहाफ पे गारंटी दी गई है। ठीक है, ये आई होप आपको ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज करता हूं और आगे बढ़ता हूं इसी लाइन को समझाने के लिए आगे। ये बेनिफिशियरी वाला कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो अब देखिए अब क्या होता है। अब एक्सिस बैंक के पास जो कंपनी ए है वो गई अपना अप्लाई करने के लिए बैंक गारंटी, ठीक है। उन्होंने अपनी टेंडर कॉपी दिखाई, अपना वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को बताया, 10 करोड़ की बैंक गारंटी की उन्होंने डिमांड करी एक्सिस बैंक से। अब एक्सिस बैंक को कंपनी ने बोला कि भाई मेरे को बैंक गारंटी इशू कर दो। एक्सिस बैंक कहता कि भाई हेलो, ऐसे कैसे आपको इशू कर दे बैंक गारंटी, भाई हम गारंटी दे रहे हैं एनएचएआई को आपके बिहाफ पे, कल को आपने काम पूरा नहीं किया, हमें तो एनएचएआई को 10 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे, तो बदले में हम आपसे पैसे कैसे रिकवर करेंगे। तो एक्सिस बैंक बता बोलेगा पहले तो बताओ हमें सिक्योरिटी क्या दोगे आप, व्हाट विल बी द सिक्योरिटी ऑफर टू अस फॉर इशूइंग दैट बैंक गारंटी, व्हाट विल बी द सिक्योरिटी ऑफर टू अस फॉर इशूइंग दैट बैंक गारंटी। ठीक है, सबसे पहली बात तो एक्सिस ये करेगा, सबसे पहली बात, ठीक है, कि क्या सिक्योरिटी दोगे। दूसरी बात एक्सिस बोलेगा कि मुझे क्या पता कि आप की क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, मुझे क्या पता कि आप इतने आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाओ या अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाओ। वो बोलेगा कि अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स, लोन हिस्ट्रीज, प्रेजेंट बिजनेस डिटेल्स, प्रेजेंट फ्यूचर प्रोबेबल जो भी है बिजनेस डिटेल्स,
फैक्ट्री सेटअप वगैरह जो भी है हमें सारा कुछ दिखाओ, हम सारा डिटेल में असेस करेंगे। फैक्ट्री विजिट्स वगैरह जो भी है, तो वो बोलेगा कि भाई हम सारा कुछ देखेंगे, फिर हम बैंक गारंटी आपके बिहाफ पे इशू करेंगे। तो ये सारी चीजों को एक्सिस बैंक असेस करेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, एनएचएआई को क्या कंसर्न था? एनएचएआई को कंसर्न था कि प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो एबिलिटी उसके अंदर है या नहीं। अब एनएचएआई तो इसको एडजस्ट करने से रही कि इसकी एक एक चीज को एडजस्ट करे। काइंड ऑफ एनएचएआई ने जब अपने कॉन्ट्रैक्ट में बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट की कंडीशन लगाई, तो काइंड ऑफ उसने बैंक को अपना एजेंट नहीं बना लिया। काइंड ऑफ मतलब आउट ऑफ द बुक्स हम जस्ट बात कर रहे हैं। एनएचएआई ने एक बैंक को अपने एजेंट के रूप में यूज नहीं कर लिया कि भाई बैंक गारंटी की बैंक गारंटी भी मिल गई। और दूसरा, अगर बैंक ने बैंक गारंटी इश्यू कर दी तो दैट मींस बैंक ने उस क्लाइंट की फाइनेंशियल पोजीशन को भी तो एसेस कर लिया साथ के साथ। अब बैंक ने बैंक गारंटी तो बिना असेसमेंट के तो इश्यू करनी होगी, बिना उसके फाइनेंशियल्स को चेक किए ऐसे हवा में तो इश्यू करेगा नहीं कोई बैंक, बिना सिक्योरिटी लिए तो इश्यू करेगा नहीं कोई बैंक। ठीक है, तो अगर बैंक ने बैंक गारंटी इश्यू की है तो एनएचएआई का एक क्वेश्चन तो ये रिजॉल्व होता है ना कि भाई उसकी प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होएगी, उसकी जो नेटवर्थ है वो इतनी स्ट्रांग होएगी कि उसने 10 करोड़ की बैंक गारंटी इशू करवाने के लिए एक्सिस बैंक को कोई अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी दी होगी। मतलब उसकी फाइनेंशियल, उसके पास इतना दमखम तो होएगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होएगी, उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की एबिलिटी साउंड होएगी, तभी तो एक्सिस बैंक उसको 10 करोड़ की बैंक गारंटी ऑफर करने को तैयार है। नहीं तो एक्सिस बैंक 10 करोड़ की बैंक गारंटी की जिम्मेवारी क्यों ले, वो क्यों अपने 10 करोड़ का नुकसान करे? ठीक है ना। तो इस तरह से एनएचएआई बैंक गारंटी के माध्यम से एक तो खुद बेनिफिशियरी भी बन गई, और दूसरा उसको दूसरा उसने इनडायरेक्टली ये भी पता करा लिया कि भाई अगर कंपनी ए की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या नहीं है, क्योंकि बैंक तो बैंक गारंटी बिना ये सब चेक किए तो इशू करने से रहा। ठीक है, तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हुई होगी। अब मैं बात करता हूं, इन चीजों को हटा दीजिए, इरेज ही कर देते हैं ये सारा। अब में हम डिस्कशन करते हैं कि बैंक गारंटी के लिए क्या सिक्योरिटी मांगता है बैंक। बैंक गारंटी के लिए क्या सिक्योरिटी डिमांड करता है बैंक? देखिए, दो सिक्योरिटीज डिमांड करेगा बैंक आपसे। फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट तो होएगा एक कैश मार्जिन, सेकंड होएगा कोलेट्रल। सेकंड होएगा कोलेट्रल। कैश मार्जिन किस रूप में लेता है वो? एफडीआर के रूप में लेता है, एफडीआर की शेप में लेता है। अब जो हमने एग्जांपल डिस्कस करी थी उसके अंदर रुपीज 10 करोड़ की बैंक गारंटी थी, 10 करोड़ की बैंक गारंटी मांगने गया था ना वो एक्सिस बैंक से। तो वो बोलता है कि आपकी बैंक गारंटी में फॉर एग्जांपल 10% कैश मार्जिन रहेगा, तो मतलब 10 करोड़ का 10% कितना हुआ? रुपीज 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए की आपको एफडी बना के रखनी पड़ेगी एक्सिस बैंक के पास। 1 करोड़ रुपए की एक्सिस बैंक के पास एफडी बना के रखनी पड़ेगी। एक्सिस बैंक इस चीज को एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखेगा 10% कैश मार्जिन को। उसके बाद एक्सिस बैंक ने 10 करोड़ की गारंटी दी है, तो 10 करोड़ में से 1 करोड़ तो हो गया आपका एफडी, बाकी कितना बचा? रुपीज 9 करोड़। 9 करोड़ ओपन रह गया ना। 9 करोड़ के बदले एक्सिस बैंक आपसे डिमांड करेगा कोलेट्रल। भाई अगर आपके पास तो बहुत पैसा है, फिर तो आप 10 करोड़ के अगेंस्ट 10 करोड़ एफडी दे दो, एक्सिस बैंक भी खुश हो जाएगा। अगर पैसा नहीं है कैश इतना, तो एक्सिस बैंक बोलेगा कि भाई कोलेट्रल दे दो। अब जो ये 9 करोड़ बैलेंस बचा, इसके ऊपर कोलेट्रल कितनी लेनी है? 9 करोड़ की कोलेट्रल लेनी है, 10 करोड़ की लेनी है, 12 करोड़ की लेनी है, इवन 5 करोड़ की लेनी है, या 6 करोड़ की लेनी है, या लेनी ही नहीं है। ये सारी बैंक टू बैंक कॉल है, बैंक टू बैंक डिसीजन है। बैंक टू बैंक डिसीजन है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कई बैंक तो बोलेंगे कि हमें तो 12 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए,
कई बैंक बोलेंगे कि चलो 9 करोड़ के अगेंस्ट 9 करोड़ भी दे दो तब भी ओके है, कई बोलेंगे कि 6 करोड़ की भी दे दी तब भी ओके है। बैंक टू बैंक ये चीज वेरी करती है, डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े कस्टमर हैं, कितनी अच्छी गुडविल वाले हैं, कितनी अच्छी नेटवर्थ वाले हैं। उसके ऊपर भी ये काफी चीजें डिपेंड करती हैं कि सामने वाला बैंक आपको उसके अकॉर्डिंग क्या ऑफर कर रहा है। बिल्कुल नए कॉन्ट्रैक्टर है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा पहचान नहीं है मार्केट के अंदर, तो बैंक बोलेगा कि हमें तो 12 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए, 9 करोड़ के अगेंस्ट 1 करोड़ की तो चलो एफडी ले ही ली हमने। फर्दर ये कोलेट्रल भी बैंक टू बैंक वेरी करती है, और जो ये मार्जिन है 10% वाला, दैट ऑल्सो वेरीज बैंक टू बैंक। बैंक टू बैंक, या आप बोल सकते हैं कस्टमर टू कस्टमर, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बड़े, ये 10% जो नॉर्मली मैंने देखा है ना अपने करियर में, ये मिनिमम मिनिमम मार्जिन है, मिनिमम मार्जिन है। मैंने कई केसेस खुद भी ऐसे किए हुए हैं जिसमें मैंने 25% मार्जिन लिया है कस्टमर से, 25% मार्जिन लिया है। कुछ केसेस में मैंने 20% मार्जिन भी लिया है, कुछ केसेस में मैंने 15% मार्जिन भी लिया है, कुछ केसेस में हमने इवन ज्यादा प्रपोज भी किया है, 30 to 40% मार्जिन भी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बैंक में काम कर रहे हैं, उसकी क्या कॉल की पोजीशन है, क्या पॉलिसी बोल रही है, जो कस्टमर लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी क्या रुतबा है, क्या गुडविल है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, बट बैंक सिक्योरिटी जरूर लेगा, ये बात अपने ये पल्ले गांठ बांध के अपने पास रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया सिक्योरिटी वाला पॉइंट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसका टेन्योर क्या रहता है, कितने टाइम के लिए बैंक गारंटी इशू होती है, हाउ मच टाइम, कितने टाइम के लिए बैंक गारंटी इशू होगी। अब देखिए, बैंक गारंटी का जो टाइमलाइन है वो आरबीआई कहता है 10 years मैक्सिमम। मतलब आरबीआई इस चीज को ऐसे नहीं कहता कि 10 साल से ऊपर करो ही ना इशू, वो बैंक टू बैंक कॉल है, बट आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो कहती है कि हाँ भी आप 10 साल से ज्यादा इशू ना कीजिए। अगर 10 साल से ज्यादा इशू करनी है तो वो बैंक टू बैंक उनके अपने रिस्क पे कॉल है। अब ये 10 साल का क्या मतलब होता है कि जो बैंक गारंटी बैंक ने दी थी, एक्सिस बैंक ने एनएचएआई को, वो 10 साल के लिए वैलिड है, 10 years के लिए वैलिड है। 10 साल के बाद चाहे वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में 10 साल के अगले दिन ही डिफॉल्ट कर दे, काम ना करे, कुछ ना करे, अपने वादों से मुकर जाए, तो बैंक उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। बैंक सिर्फ 10 साल के एक फिक्स पीरियड के लिए ही उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिम्मेवार है। तो ये मैक्सिमम 10 साल का पीरियड रहता है, बट ये बैंक अगेन बैंक टू बैंक पॉलिसी होती है, बैंक टू बैंक पॉलिसी होती है कि आपको कितना टेन्योर देना है। तो इसके अंदर क्या हो, बैंक जितना जितना जैसे जैसे टेन्योर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये टेन्योर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये टेन्योर बढ़ता जाएगा, बैंक का रिस्क भी तो बढ़ता जाएगा। बैंक का जो रिस्क है वो भी तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि कहाँ आपने किसी बंदे को 3 महीने के लिए मान लो बैंक गारंटी दी, कहाँ 3 महीने बैंक गारंटी का देने का क्या मतलब है कि एज अ बैंकर आपको लग रहा है कि 3 महीने तक ये बंदा कहीं नहीं जाता, कंपनी ये 3 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होगी, 3 महीने तक काम करती रहेगी, अपने वादों पे खड़ी रहेगी। ठीक है, आपने 12 महीने के लिए बैंक गारंटी दी, आपने उसके फाइनेंशियल्स को देखा, आपको लगा कंपनी ए 12 महीने के लिए स्टैंड कर सकती है, एज अ बैंक हम श्योर हैं इस चीज के लिए, कंपनी ए कहीं नहीं जाती 12 महीने में। ठीक है, फिर मान लीजिए आपने 24 महीने के लिए दी, मतलब 2 साल के लिए दी, फिर मान लीजिए आपको कंपनी ये कहती है हमें 48 मंथ्स के लिए दे दो। जब ऐसे करके टेन्योर बढ़ता जाएगा, तब एक्सिस बैंक के दिमाग में चीज क्लिक करनी शुरू कर जाएगी कि यार 4 साल तो बहुत लंबा टाइम है, 4 साल में तो क्या पता क्या ही हो जाए, क्या दुनिया में आ जाए, क्या कंपनी ए को इम्पैक्ट पड़ जाए, क्या इसकी फाइनेंशियल पोजीशन हो, हमें तो पता नहीं है इस चीज का। तो जैसे जैसे 10 साल लिख तो दिया, तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, तो बैंक का रिस्क फैक्टर भी बढ़ता जाएगा, बैंक डरने लगेगा ज्यादा लंबे टाइम की बैंक गारंटीज देने में। अगर वो डरेगा तो फिर वो डिमांड ज्यादा करेगा आपसे, किससे, कंपनी ए से। कंपनी ए से डिमांड ज्यादा रखेगा, किस चीज की डिमांड ज्यादा रखेगा, वो बोलेगा हमें सिक्योरिटी ज्यादा दीजिए, सिक्योरिटी ज्यादा दीजिए, हमें कैश मार्जिन ज्यादा दीजिए, हमें कोलेट्रल ज्यादा दीजिए। वो ये कह सकता है कि जो ये बैंक गारंटीज हैं, मतलब मान लीजिए 4 इयर्स 4 इयर्स तक तो हम
किसी भी जैसे मैंने जो एग्जांपल ली थी वो तो एनएचएआई की ली थी, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। वो ये भी कंडीशन बैंक लगा सकता है कि 4 साल तक की बैंक गारंटीज तो हम आपके किसी प्राइवेट बंदे को भी इशू कर सकते हैं, आपने किसी प्राइवेट कंपनी के साथ काम करना है। पर जो अगर आपने 7 ईयर्स तक की बैंक गारंटी इशू करानी है, वो हम किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू को ही इशू करेंगे, उसके अलावा किसी को इशू करेंगे नहीं। तो इस तरह की कंडीशंस आनी फिर शुरू हो जाएंगी उसके अंदर बैंक जो कमीशन चार्ज करता है बैंक गारंटी इशू करने का, कमीशन जो चार्ज करता है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे ये रिस्क बढ़ेगा। जितना जितना बैंक को डर लगेगा उतना बैंक अपने आप को सेव करने की कोशिश करेगा, उतना वो कमीशन आपसे ज्यादा चार्ज कर लेगा। तो इस तरह से ये वर्कआउट करता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये मीनिंग बेनिफिट्स, बेनिफिट्स तो आपको क्या ही मैं अलग से समझाऊं, बेनिफिट्स तो आपको क्लियर ही है कि भाई बैंक गारंटी जब इशू होती है किसी कस्टमर के बिहाफ पे, तो उस कस्टमर का तो बिजनेस बढ़ता ही है ना। कंपनी ए अगर बैंक गारंटी इशू करवा के एनएचएआई को दे रही है, तो एनएचएआई कल को इस भरोसे पे कंपनी ए को कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर देगी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करेगी तो ए का बिजनेस शूट अप हो जाएगा। तो यही तो बेनिफिट होता है कि आपका बिजनेस बढ़ जाता है, बिजनेस ग्रोथ होता है बैंक गारंटी के माध्यम से। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आगे वाला कंसेप्ट क्या है अपने पास। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टाइप ऑफ बैंक गारंटीज। कि बैंक गारंटीज की हमारे पास क्या क्या टाइप्स होती हैं, कौन कौन से तरीके की बैंक गारंटीज हैं। 3 तरह की बैंक, देखिए और भी आप ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको और भी बैंक गारंटीज मिल जाएंगी। ईएमआई वाली, पता नहीं अर्नेस्ट डिपॉजिट वाली, कुछ ऐसे करके अलग अलग नाम पढ़ के आपको पता लग जाएगा। बट जो ब्रॉडर सेंस में बैंक गारंटी की क्लासीफाई अगर करना चाहूँ तो मैं 3 भागों में उनको बांटना चाहूंगा। फाइनेंशियल बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी एंड काउंटर बैंक गारंटी। राइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये समझना कि ये क्या चीजें होती हैं तीनों की तीनों। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। देखिए कंपनी ए है और एक कॉरपोरेट है, बिग कॉरपोरेट है, फॉर एग्जांपल रिलायंस, या आप लगा लो कि एम आई मोबाइल की कंपनी है। एम आई जो मोबाइल फोन्स आते हैं, एम आई मोबाइल की कंपनी है। राइट, ये कंपनी ए जो है ये लोकेटेड है लुधियाना में, ये लुधियाना में लोकेटेड है। कंपनी ए चाहती है कि कॉरपोरेट जो है एम आई मोबाइल्स वाले, वो मेरे को अपनी डीलरशिप मेरे को अपनी दे दें लुधियाना के अंदर। लुधियाना के अंदर मेरे को अपनी डीलरशिप दे दें। ठीक है, तो डीलरशिप लेने का क्या मतलब है कि कंपनी ए एम आई कंपनी के ही मोबाइल बेचेगी लुधियाना में, और जो एरिया कंपनी ए को अलॉट होएगा, जो एरिया कंपनी ए को अलॉट होएगा उस एरिया में एम आई का मोबाइल कोई और नहीं बेचेगा, किसी और को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी, या सॉरी डीलरशिप नहीं मिलेगी, सिर्फ कंपनी ए को ही मिलेगी, वही उसका माल एम आई का बेच सकता है वहां पे। तो क्या होएगा, जो लोगों को एम आई का मोबाइल लेना है वो उस एरिया में वो किसके पास जाएंगे, कंपनी ए के पास जाएंगे। तो नेचुरली क्या होएगा, कंपनी ए की सेल्स बढ़ेगी। तो जो कॉर्पोरेट है एम आई कंपनी वाले, उनको भी ये चीज चाहिए कि जो कंपनी ए है वो एक गुड स्टैंडिंग वाली कंपनी हो, गुड स्टैंडिंग वाली कंपनी हो, ताकि ऐसा ना हो कि कल को देखिए कंपनी ए ने अपना शोरूम खोल लिया, वो शोरूम देखने में बेकार है, कोई साफ सफाई नहीं है, लुक्स वाइज बेटर नहीं है, ऊपर बोर्ड लगा दिया है एम आई का। कल को एम आई कंपनी की कितनी बदनामी है, कोई आता जाता बंदा देखेगा कि भाई एम आई कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है और हालात कैसे हैं शोरूम के, तो वो तो कंपनी की बदनामी है ना इनडायरेक्टली। तो ये कंपनी ए एक तरह से फेस है कंपनी का लोकल मार्केट में, लोकल मार्केट में ये फेस है कंपनी का। तो कल को अगर ए का स्टाफ पोलाइट नहीं है, कस्टमर से सही डील नहीं करता, तो ये इनडायरेक्टली क्या है कि एम आई कंपनी की बदनामी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एम आई मोबाइल वाले जो हैं वो इतनी इजीली किसी को डीलरशिप नहीं देते। हर किसी जने खने को उठ के कोई आ जाए कि डीलरशिप चाहिए, ऐसे हर एक किसी को नहीं मिलती। राइट, तो एक तो ये पॉइंट कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में होगा कि ये तो डीलरशिप अलॉटमेंट वाला पॉइंट होगा कि डीलरशिप ऐसे अलॉट। तो चलो अब सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि डीलरशिप अलॉट हो गई, डीलरशिप उन्होंने दे दी कंपनी ए को, कंपनी ए को दे दी। अब उस डीलरशिप के एग्रीमेंट में क्या होएगा कि जो
एमआई मोबाइल्स वाले हैं, वो कंपनी ए को बोलेंगे कि हम एवरी वीक, वो उनको टारगेट देंगे कि एवरी वीक आपको फॉर एग्जांपल 1000 मोबाइल फोन्स सेल करने हैं, 1000 मोबाइल फोन्स आपको सेल करने हैं एवरी वीक, ठीक है। और आपको एवरी वीक आपको मेरे से 5 लाख रुपए के 5 लाख रुपए के मोबाइल फोन्स परचेज करने हैं, मोबाइल फोन्स आपने परचेज करने हैं 5 लाख रुपए के, ठीक है। तो जब ये बात हुई 5 लाख मोबाइल फोन्स वाली, उसके बाद क्या बात हुई आगे, एमआई कंपनी ने बोला कि मैं हर वीक के एंड पे आपको 5 लाख रुपए के मोबाइल सेंड कर दिया करूंगी, ठीक है जी। उसकी जो पेमेंट है आपको थर्ड डे आपको मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी, थर्ड डे फ्रॉम द डेट ऑफ वो जो रिसीप्ट है वो आपको मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हफ्ते के एंड में सैटरडे को माल मिला तो थर्ड डे यानी कि ट्यूसडे तक आपको इसकी पेमेंट 5 लाख रुपए की करनी पड़ेगी। अगर आप 5 लाख रुपए की अगर आप ड्यू डेट पे इसकी पेमेंट ना कर पाए, ड्यू डेट पे आप इसकी पेमेंट ना कर पाए, तो फिर हम आपकी डीलरशिप कैंसिल भी कर सकते हैं, आपकी डीलरशिप को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी ए सोच में पड़ गई कि भाई ये तो मतलब गड़बड़ वाली बात है कि 5-5 लाख रुपए निकालना, तो हर थर्ड डे वो भी इतना जल्दी, तो ये तो बड़ा ही टफ टास्क है। तो उधर एमआई कंपनी ने ये भी बोल दिया, एमआई कंपनी को भी ये डर है, एमआई कंपनी ने बोल दिया कि मेरे को डाउट है कि आप अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ये थर्ड डे वाली मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मेरे को इस चीज का डाउट है। तो एमआई कंपनी ने उसको बोला कि मेरे को इसके रिगार्डिंग बैंक गारंटी चाहिए, मेरे को बैंक गारंटी चाहिए कि आप अपनी जो ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, कि आप जो ये अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है इसको मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है इसको मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी मेरे को गारंटी ला करके दीजिए बैंक से, ठीक है। तो जब ए बैंक के पास जाएगा बैंक गारंटी इशू करवाने के लिए, तो ए बैंक को ये सारा तामझाम समझाएगा कि क्या चीज चल रही है क्या नहीं, ठीक है। तो बैंक ए देखेगा कि ये जो बैंक गारंटी है, देखिए है तो बैंक गारंटी, है तो ये बैंक गारंटी, पर ये बैंक गारंटी क्यों इशू हो रही है, in order to secure financial obligation of contractor। कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कंपनी ए। भाई ये जो बैंक गारंटी इशू करी गई है, तो ये किस पर्पस के लिए इशू करी गई है, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर पाए, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाए, राइट। तो जो ये वाली बैंक गारंटीज होती हैं जो किसी की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के बदले में दी जाती हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की कमिटमेंट के लिए दी जाती हैं, उनको बोलते हैं फाइनेंशियल बैंक गारंटीज, उनको बोलते हैं फाइनेंशियल बैंक गारंटीज। बाय द वे आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये एक प्रैक्टिकल केस मैंने आपके सामने डिस्कस किया जो मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा हुआ है। ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल केस है, बिल्कुल इस चीज को मतलब नाम और ऑफ कोर्स नाम और लोकेशन डिफरेंट है, बट ये एक 100% प्रैक्टिकल केस है जो मैंने अपने मैंने जिसको लोन सैंक्शन करवा के दिया था, वो इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट था उसका, किसी मोबाइल कंपनी के साथ ही। तो ये फाइनेंशियल बैंक गारंटीज होती हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमने क्या देखना है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज। ध्यान से देखिएगा, परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज। परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज जो जनरली होती हैं, ये जनरली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होती हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से, किसी बिल्डर के, डेवलपर के, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में। इसका क्या मतलब होता है कि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का मतलब होता है कि आप अपना जो काम है, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर
का जो काम है वो ठीक तरीके से और सही टाइम पे वो पूरा करेगा। वो कौन? कॉन्ट्रैक्टर। वो पूरा करेगा, इस चीज की गारंटी चाहिए। किसको चाहिए गारंटी? बेनिफिशियरी को। बेनिफिशियरी को, जो कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है उसको गारंटी चाहिए कि जो ये कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना जो काम है वो ठीक तरीके से पूरा करेगा, यानी कि तसल्ली बख्श काम करेगा और सही टाइम पे पूरा करेगा। इस चीज की उसको गारंटी चाहिए। यानी कि ये कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की गारंटी नहीं है, जो हमने ये लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया कि वो पेमेंट टाइम पे करेगा कि नहीं करेगा, या उसकी मनी को रिप्लेस करने के लिए कोई गारंटी है, वो चीज नहीं है। ये है कि वो अपना काम ठीक तरीके से करे, अपना काम समय पर पूरा करे, इस चीज की गारंटी चाहिए। तो जो ये गारंटीज होती हैं ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज होती हैं। परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज होती हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए इसको बेटर तरीके से। अब देखिए एनएचएआई है, एनएचएआई है, कंपनी ए है, ठीक है जी। एनएचएआई ने एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कंपनी ए को। जो ये रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ए को मिला, उसके बाद कंपनी ए ने रोड को बनाना स्टार्ट कर दिया, रोड को बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। रोड को बनाना उसने स्टार्ट कर दिया, तो अभी फॉर एग्जांपल उसने कोई एनएचएआई ने कोई बैंक गारंटी ली नहीं। हम इस एग्जांपल के साथ शुरू कर रहे हैं ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि भाई हम किस चीज कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि गारंटी क्यों मांगी जा रही है। कंपनी ए ने अपना कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिया, उसको 1 ईयर का टाइम मिला था कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए, ठीक है। एनएचए की आगे भी कमिटमेंट्स थी काफी, गवर्नमेंट को, पब्लिक को, गवर्नमेंट को, पब्लिक को, राइट। तो इस तरह से तो उसने 1 साल में पूरा करना था। पर जब 1 साल बीता तो ये उसने यहां तक ही पूरा किया कॉन्ट्रैक्ट, सड़क को, ये वाली अभी बनाई नहीं, ये वाली रोड बनाई नहीं, और पता लगा कि कंपनी ए इंसॉल्वेंट हो गई, कंपनी ए इंसॉल्वेंट हो गई, ठीक है। उसके पास काम करने को रहा ही नहीं, धंधा करने को रहा ही नहीं। अब क्या होएगा? अब यहां तक तो रोड बन गई, अब जो ये बाकी रोड है कंपनी ए तो गई, अब एनएचएआई को क्या करना पड़ेगा? फ्रेश टेंडर निकालना पड़ेगा, फ्रेश टेंडर निकालना पड़ेगा, फ्रेश बंदा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जो इस रोड में भी मान लो अगर उसने इस रोड की क्वालिटी को सही नहीं बनाया, इस रोड में जो पैचेस पड़ेंगे उन पैचेस को रिपेयर कराना पड़ेगा। तो क्या होएगा कि अगर ये सब चीजें हो रही हैं, ये सब चीजें हो रही है, तो किसको नुकसान है? एनएचए को नुकसान है। पर उसने तो कोई बैंक गारंटी ली नहीं कंपनी ए पे। अगर उसने बैंक गारंटी ली होती एनएचएआई ने, तो क्या करता? तो वो उस बैंक गारंटी को यूज कर लेता, बैंक को दिखाता कि भाई आपके जो क्लाइंट है इसने हमारे साथ ऐसा धोखा किया। तो फिर क्या होता? बैंक अपनी ऑब्लिगेशन को ऑनर करता और बैंक गारंटी के तहत जो अमाउंट थी उस अमाउंट को पे करता। किसको पे करता? एनएचएआई को। एनएचए को पे करता, तो जो ये नुकसान होना था फाइनेंशियल का, ये नुकसान उसको ना होता, ठीक है। तो इस तरह से ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज होती हैं, इस तरह से वर्क करती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की। इसके ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए नहीं होती, जैसे मैंने वो समझाई आपको पिछली वाली, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, यही एमआई कंपनी की, एमआई कंपनी की एग्जांपल लेते हैं। अब एमआई कंपनी क्या करती है? ये मोबाइल फोन्स बनाती है, मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करती है। जो हमने पिछली एग्जांपल दी थी, इसने कंपनी ए को अपनी डीलरशिप दी थी, कंपनी ए को डीलरशिप दी थी अपनी। तो कंपनी ए को ये सप्लाई करेगी, तो कंपनी ए इसको पेमेंट करेगी, ठीक है। कंपनी ए इसको पेमेंट करेगी, ठीक है जी। तो ये पेमेंट के बदले में उसको डर था कि पेमेंट टाइम पे करेगी कि नहीं करेगी, तो इसने फाइनेंशियल बैंक गारंटी ले ली थी, फाइनेंशियल बैंक गारंटी ले ली थी।
ठीक है। अब इसको दूसरे कंटेक्स्ट में सोचिए, एमआई कंपनी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करती है, अब खुद के पास तो सारा सेटअप होता नहीं है। मान लीजिए जो मोबाइल फोन्स की जो बॉडी है, मोबाइल फोन्स की जो बॉडी है, वो उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कंपनी बी को। कंपनी बी क्या करती है, जो मोबाइल फोन्स की बॉडी है वो मैन्युफैक्चर करती है और एमआई कंपनी को सप्लाई करती है। तो एमआई कंपनी उसको क्या करती है, पेमेंट करती है। ये सप्लाई करती है, ये इसको पेमेंट करती है। तो एमआई कंपनी ने कंपनी बी के ऊपर ये बंदिश लगा रखी है, ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आपको मान लीजिए 1 लाख मोबाइल फोन्स की बॉडीज एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड दे दिया जाता है कि इस क्वालिटी स्टैंडर्ड का दे दिया जाता है, इस क्वालिटी की एवरी वीक पे हमको सप्लाई करने ही करने हैं, एवरी वीक पे हमको सप्लाई करने ही करने हैं। ठीक है, तो इस चीज का दिया जाता है। तो कल को एमआई कंपनी को डर है कि कंपनी बी कहीं ये ना हो कि कंपनी बी सॉल्वेंट हो जाए या कंपनी बी मुकर जाए या कुछ भी हो जाए, तो कल को अगर कंपनी बी को कुछ हो गया तो फिर एमआई कंपनी को तो किसी और को ढूंढना पड़ेगा ना, अदर को फाइंड करना पड़ेगा। तो अदर को फाइंड करेगी, ढूंढेगी, उससे काम करवाएगी, तो इसमें उसका टाइम वेस्ट होएगा और उसको जो मॉनेटरी लॉस है, क्योंकि वो उतने देर में उसको मोबाइल फोन की बॉडीज नहीं मिलेंगी और मोबाइल फोन कम बेच पाएगी, वो भी होएगा। तो इस वजह से एमआई कंपनी कंपनी बी को बोलती है कि कंपनी बी मेरे को बैंक गारंटी देगी। बैंक गारंटी देगी किस चीज की, बैंक गारंटी देगी कि वो जो अपना काम है, ये वाला टास्क जो है, ये अपना परफॉर्म कर पाएगी अप्रोप्रिएटली। तो जो ये बैंक गारंटी है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू ए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, दैट इज परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, दैट इज परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। समझ गए आप इस चीज को? अब इसको इरेज कर देते हैं। ये है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, एज अ बैंकर, एज अ बैंकर आपके लिए क्या फाइनेंशियल गारंटी का, फाइनेंशियल बीजी और परफॉर्मेंस बीजी, आपके लिए इस चीज का क्या मतलब रेलिवेंस है पर फाइनेंशियल बीजी का और परफॉर्मेंस बीजी का? एज अ बैंकर आप अंडरराइटर हैं, क्रेडिट मैनेजर हैं, आप किसी क्लाइंट की लोन फाइल को असेस कर रहे हैं और क्लाइंट आपको बोल रहा है कि मेरे को फाइनेंशियल बीजी की जरूरत है, तो आप क्या चेक करेंगे? देखिए, फाइनेंशियल बीजी क्यों दी जाती है? टू रिप्लेस क्लाइंट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। इसमें कोई ना कोई पैसे की ऑब्लिगेशन है जिसके लिए ये दी जाती है, क्लाइंट की ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना, जैसे उसने पेमेंट करनी थी एमआई कंपनी को। तो आपको एज अ क्रेडिट मैनेजर ये चेक करना है कि क्लाइंट फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, क्लाइंट इज फाइनेंशियली साउंड इनफ और नॉट, टू मीट हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। आपको उसके फाइनेंशियल्स में ये ढूंढना है कि भाई कल को ये तो नहीं है कि वो लॉस मेकिंग एंटिटी है, प्रॉफिट्स जनरेट ही नहीं कर रहा है, उसके पास पैसा ही नहीं है, कोई वर्थ ही नहीं है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट करने की उसकी एबिलिटी नहीं है, इसलिए वो बैंक गारंटी मांग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि कल को पैसे देने पड़ गए आपको उस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, क्योंकि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है बीजी के पैसे देने की। तो कल को पैसे देने पड़ गए तो आपके क्लाइंट के पास तो इतना पैसा होना चाहिए ना कि वो आपको पे कर सके। तो ये फाइनेंशियल बीजी में आपको उसकी फाइनेंशियल साउंड चेक करनी है कि वो उसके लिए साउंड है या नहीं है। जबकि परफॉर्मेंस बीजी में उसका आपको पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना है साथ में। फाइनेंशियल तो जो चेक करना है वो तो करना ही है, साथ में पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इस चीज का चेक करना है कि जो उसने पास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल किए हैं, पास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैंडल किए हैं वो उसने ड्यू डेट पे, टाइम पे या अपनी स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से वो पूरे करे कि नहीं करे। यानी कि पास्ट में कोई उसकी बैंक गारंटी इन्वोक तो नहीं हुई, बैंक गारंटी कोई इन्वोक तो नहीं हुई। बैंक गारंटी इन्वोक का क्या मतलब होता है, इन्वोकेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे एनएचएआई बेनिफिशियरी था, एमआई कंपनी बेनिफिशियरी था। इन्वोक का मतलब होता है कि बेनिफिशियरी ने
बेनिफिशियरी ने कॉन्ट्रैक्ट को के टूटने की वजह से, कि आपने अपनी चाहे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट ना करी हो या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट ना करी हो, तो जो बेनिफिशियरी ने बैंक गारंटी को यूज कर लिया, बैंक गारंटी को तोड़ लिया, बैंक गारंटी को तोड़ लिया और बैंक से पैसे डिमांड कर लिए, बैंक से पैसे डिमांड कर लिए। ठीक है, तो बैंक से पैसे डिमांड कर लिए तो बैंक को तो पैसे देने पड़ेंगे, उसको बाद में क्लाइंट से रिकवर करने पड़ेंगे कंपनी ए से। तो कंपनी ए के लिए तो ये नेगेटिव चीज ही हो जाती है ना कि भाई बैंक को पैसे देने पड़ गए। कल को कंपनी ए 2-3 साल बाद किसी और बैंक के पास लोन लेने के लिए जाती है, तो जब वो बैंक इसकी हिस्ट्री चेक करेगा तो उसको पता लग जाएगा ना कि भाई पिछले बैंक में इसकी ऐसी इन्वोकेशन हो गई थी, पिछले बैंक में इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, इन्वोकेशन हो गई थी और उसको पैसे देने पड़ गए थे बैंक को। तो दूसरा सामने वाला बैंक 2 साल बाद इसको बैंक गारंटी फिर इशू क्यों करेगा? वो नेगेटिव चीज हो जाती है ना। तो इसके अंदर आपको साथ में पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स का भी चेक करना पड़ेगा कि उसकी परफॉर्मेंस एबिलिटी किस तरह की है। इसके अंदर मेनली आपको उसकी फाइनेंशियल साउंडेबिलिटी चेक करनी है। तो काइंड ऑफ जो फाइनेंशियल बीजीज होती है वो बैंक मोर रिस्कियर मानता है, मोर रिस्कियर मानता है, क्योंकि इसके अंदर जो बेनिफिशियरी है, अगर वो पेमेंट डिले होती है या कुछ होता है, वो इन्वोक करने में 1 मिनट लगाता है। जबकि परफॉर्मेंस बीजीज के अंदर, जिसमें जैसे आपको रोड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, रोड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है, रोड बनानी है, तो रोड बनाने में कई यूजली देरी हो ही जाती है। तो इस केस में एक्सटेंशंस मिल जाती हैं बेनिफिशियरी से, एक्सटेंशंस मिल जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट को और करने की। एनएचएआई हो गया, एमआई हो गया या और भी कोई जो बेनिफिशियरीज हैं वो एक्सटेंशन दे देते हैं कि चलो ठीक है, आपको आपकी 31 दिसंबर 2021 ड्यू डेट थी, चलिए 3 महीने और ले लीजिए आप। तो एक्सटेंशन मिल जाती हैं और इन्वोकेशन के चांसेस कम होते हैं। तो बैंक्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल बीजीज को मोर रिस्कियर मानते हैं एज कंपेयर टू परफॉर्मेंस बीजी। तो अगेन वही कंसेप्ट, अगर ज्यादा रिस्कियर मानते हैं तो रिस्कियर मानेंगे तो वो क्या होएगा? टेन्योर कम देंगे, कमीशन ज्यादा मांगेंगे, सिक्योरिटी ज्यादा मांगेंगे, कैश मार्जिन ज्यादा मांगेंगे। तो ये सब चीजें आपकी चलती रहती हैं, राइट। तो ये पॉइंट कवर हो गया। बीजी इन्वोकेशन भी आपको समझ में आ गया कि बीजी इन्वोकेशन क्या होती है। अब हमारी थर्ड बैंक गारंटी है, जो हमारी थर्ड बैंक गारंटी है वो है काउंटर बैंक गारंटी। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। काउंटर बैंक गारंटी क्या होती है? देखिए ये एक्सिस बैंक है, ये आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है जी। ये कंपनी ए है, ये कंपनी ए है, ये एनएचएआई है, ठीक है। एनएचएआई और कंपनी ए का आपस में रोड कॉन्ट्रैक्ट का, रोड कंस्ट्रक्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये 3 इयर्स के लिए हुआ है, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। उसके अगेंस्ट ₹10 करोड़ की, 10 करोड़ रुपए की जो बैंक गारंटी है वो कंपनी ए ने इशू कर रखी है। 10 करोड़ की बैंक गारंटी कंपनी ए ने इशू कर रखी है। अब अच्छा एक और चीज मैं आपके लिए बता दूं, अगर आप क्लाइंट हैं, कंपनी है कोई, अगर वो वीडियो देख रहे हैं या आप अगर क्रेडिट मैनेजर हैं, तब भी जब भी आप बैंक गारंटी वाला प्रपोजल एड्रेस करें तो सबसे पहले आप ये जरूर समझ लीजिए कि फाइनेंशियल बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट है या परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप किस कोई कंपनी वाले हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चीज को हमेशा, जो आपका जो बेनिफिशियरी है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि आप फाइनेंशियल नेचर की बीजी मांग रहा है वो या परफॉर्मेंस मांग रहा है, क्योंकि कई बार ये कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिखा रहता है, तो आपको अपने बैंकर से उसी हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो रोड कंस्ट्रक्शन है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 करोड़ की बीजी है, और कंपनी ए ने एक्सिस बैंक को अप्रोच किया कि भाई बैंक गारंटी इशू करवानी है 10 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ की बैंक गारंटी इशू करवानी है। उसने एक्सिस बैंक को अप्रोच किया, तो एक्सिस बैंक ने सारा एजेस किया, ठीक है। सारा एजेस करने के बाद उसने सिक्योरिटी रखी इस प्रकार से, उसने कैश मार्जिन रखा 10% और कोलेटरल रखी अपनी 9 CR की,
10% यानी कि 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ की बैंक गारंटी है ना, उस पे 1 करोड़ रुपए कैश मार्जिन रखा और 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रख ली। 9 करोड़ की प्रॉपर्टी रख ली, मान लीजिए उसका घर रख लिया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रख ली, रेजिडेंस रख लिया उसका। तो एक्सिस बैंक ने इस तरह से अपने आप को सिक्योर कर लिया 10 करोड़ की बीजी इशू करने के लिए। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने बीजी बनाई 10 करोड़ रुपए की, और 10 करोड़ की बीजी बना के किसको दे दिया, उसको एनएचएआई को दे दिया 3 इयर्स के लिए। एनएचएआई के नाम पे बीजी बनाई और 3 साल के लिए उसको एनएचएआई को इशू कर दिया। ठीक है जी, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंपनी ए का और एक्सिस बैंक का और एनएचएआई का। अब फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस बैंक गारंटी को जो 3 साल के लिए इशू करी थी, इसका टेन्योर कितना बचा, 2 इयर्स का टेन्योर बचा, अभी इसका बचा हुआ है बैलेंस, बैलेंस पीरियड। मीनवाइल कंपनी ए का एक्सिस बैंक के साथ झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, कोई चार्जेस को लेके, कोई मिसकमिटमेंट्स को लेके कंपनी ए का एक्सिस बैंक के साथ झगड़ा हो गया। कंपनी ए कह रहा है कि मैं आपके पास बैंकिंग ही नहीं करूंगा, मैं तो किसी दूसरे बैंक के पास जा रहा हूं। वो चला गया आईसीआईसीआई बैंक के पास, उसको जाके उसने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह दिखाए, अपनी सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करी और उसको बताया कि भाई मेरे को आप अपने पास अपना, मेरा एक्सपोजर जो है वो आप अपने पास से शिफ्ट कर लो, मैं आपके पास बैंकिंग करना चाहता हूँ, एक्सिस बैंक के साथ बैंकिंग करना नहीं चाहता। आईसीआईसीआई बैंक एग्री कर गया, आईसीआईसीआई बैंक एग्री कर गया कि हम आपको ऑनबोर्ड करने के लिए तैयार हैं, आपके फाइनेंशियल्स हमें ठीक लग रहे हैं, आपकी हिस्ट्री हमें ठीक लग रही है। आईसीआईसीआई बैंक ने पूछा कि आप हमें क्या सिक्योरिटी देंगे, आप हमें क्या सिक्योरिटी ऑफर करेंगे। कंपनी ए ने बोला सेम सिक्योरिटी दूंगा जो एक्सिस बैंक को दी है, सेम सिक्योरिटी दूंगा जो एक्सिस बैंक को इशू करी है सिक्योरिटी। तो एक्सिस बैंक को क्या दिया था उसने, कैश मार्जिन दिया था 10% और प्रॉपर्टी दी थी 9 सीआर की, ये 1 सीआर का दिया था। तो 10 करोड़ की तो टोटल उसने वैल्यू उसको सबमिट की थी। तो कहता जो एक्सिस बैंक को प्रॉपर्टी दी थी वही मैं प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा। तो अब जो एनएचएआई के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट वो अभी रनिंग में है, वो अभी रनिंग में है कॉन्ट्रैक्ट। अब आप मेरे को एक चीज बताइए कि अगर वो आईसीआईसीआई बैंक के पास जाना चाहता है, आईसीआईसीआई बैंक के पास जाना चाहता है, तो क्या वो इस सिनेरियो में शिफ्ट कर पाएगा आईसीआईसीआई बैंक के पास? क्यों, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि एनएचएआई के पास बैंक गारंटी इशू हो रखी है ऑलरेडी एक्सिस बैंक के द्वारा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक इसको न्यू बैंक गारंटी दे दे, न्यू बीजी दे दे 2 इयर्स की। देखिए होने को तो पॉसिबल ये भी है कि बैलेंस पीरियड 2 साल का बचा था, एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक ये 2 साल की नई बीजी इसको एक बना के दे दे और ये एनएचएआई इस बीजी को कैंसिल मार दे, इसको कैंसिल कर दे इस बीजी को। हो तो सकता है, पर ये चीज प्रैक्टिकली करनी बहुत ही ज्यादा टफ है और ना के बराबर ही चांस होते हैं कि ये चीज इंप्लीमेंट आपकी हो जाएगी। रीजन बीइंग कि एनएचएआई इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता। वो कह रहा है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, हमारे पास बैंक गारंटी पड़ी है एक्सिस बैंक की, एक्सिस बैंक 3 साल के लिए इससे पीछे नहीं हट सकता, अब हम और तामझाम में और डॉक्यूमेंटेशन में और किसी चीज में नहीं पड़ने वाले। तो अब कंपनी, अब आईसीआईसीआई बैंक को क्या चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि हम आपका एक्सपोजर अपने पास लेने के लिए तैयार है, पर आप हमें ये तो दिलवाइए ना, 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दिलवाइए एक्सिस बैंक से, 1 करोड़ रुपए का कैश मार्जिन दिलवाइए एक्सिस बैंक से। कंपनी ए एक्सिस बैंक के पास जाती है और बोलती है कि हमें आईसीआईसीआई बैंक के पास शिफ्ट करना है, तो आप ये 9 करोड़ रुपए का मेरा घर है और 1 करोड़ रुपए का कैश मार्जिन है, ये आईसीआईसीआई बैंक को दे दो। एक्सिस बैंक बोलता है कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब है कि मैंने तो एनएचएआई को ये 3 करोड़ की बैंक 3 साल के लिए 10 करोड़ की बैंक गारंटी इशू कर रखी है, इसके 2 साल का पीरियड अभी बचा हुआ है, तो कल को आपने आप अपनी प्रॉपर्टी भी मेरे पास से उठा के ले जाओ आईसीआईसीआई बैंक के पास, कल को आप अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करो, ये अपने पैसे मांगने मेरे पास आ जाए, मेरे को तो अपने पैसे 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी आप आईसीआईसीआई बैंक को दे रहे हो, तो फिर मेरे पास क्या सिक्योरिटी है, मैं क्यों पैसे दूं? मेरे को भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज दोनों छुड़वा के लेके जानी है, ठीक है आपको प्रॉपर्टी छुड़वानी है, ये दोनों चीजें आपको लेके जानी है, पर मेरे को क्या सिक्योरिटी है इसके बदले में?
तो फिर कंपनी ए आईसीआईसीआई बैंक के पास जाती है कि वो तो सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपको ये चाहिए तो हमारे पास भी, उनको भी तो चाहिए ना सिक्योरिटी। तो आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक को काउंटर बैंक गारंटी इशू कर देगा, काउंटर बैंक गारंटी इशू कर देगा। इसमें बेनिफिशियरी कौन रहेगा? एक्सिस बैंक। इसमें बेनिफिशियरी कौन रहेगा? एक्सिस बैंक, एनएचआई नहीं, एक्सिस बैंक। ये बीजी तो चलती रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक को 10 करोड़ रुपए की काउंटर बैंक गारंटी इशू कर देगा। उसमें आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक को लिखेगा कि महोदय कि जो एनएचआई के साथ ये जो उसका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ये नंबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए आपने ये 10 करोड़ की इस नंबर की जो बैंक गारंटी इशू करी हुई है, कल को इस बैंक गारंटी के अंदर या इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कल को कोई भी क्लेम आपको अगर देना पड़ता है एनएचआई को, तो मैं जिम्मेवार हूं, आप वो क्लेम मुझसे रिकवर कर लीजिएगा। तो एक्सिस बैंक के लिए देखिए इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। एक इतने रिप्यूटेड बैंक से, किसी भी रिप्यूटेड बैंक से उसको सामने वाले बैंक से ऐसे बैंक गारंटी मिल रही है, काउंटर बैंक गारंटी मिल गई है, 10 करोड़ की ही काउंटर बैंक गारंटी मिल गई है, तो इसने इस प्रॉपर्टी से क्या लेना देना? इन प्रॉपर्टी से उसने क्या लेना देना? वो बोलेगा ठीक है जी, 10 करोड़ के इसके अगेंस्ट मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी रखी हुई थी, आपने 10 करोड़ की ही मेरे को बैंक गारंटी दे दी, कल को इन्होंने कोई क्लेम डाल भी दिया कंपनी ए के ऊपर, मैं एक बार क्लेम पे कर दूंगा एनएचआई को, पर वो मैं आपसे रिकवर कर लूंगा क्योंकि आपने मेरे को काउंटर बैंक गारंटी दी है। तो ये काउंटर बैंक गारंटी होती है कि जब सामने वाला बैंक दूसरे वाले बैंक को बैंक गारंटी इशू कर देता है और जो दूसरे वाला बैंक है उसके बदले में प्रॉपर्टीज उसको रिलीज कर देता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। तो बैंक गारंटीज की टाइप्स भी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए जो बैंक गारंटी का एग्रीमेंट होता है, जो बैंक गारंटी का एग्रीमेंट होता है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे कि एक्सिस बैंक ने एनएचआई को बैंक गारंटी इशू की, या कोई भी बैंक गारंटी किसी भी दूसरे बंदे को जो इशू करता है, उसके अंदर ना कुछ कंडीशंस होती हैं बैंक गारंटी का। जो बैंक गारंटी की जो बैंक गारंटी क्या है, एक 2-3 पेज का लेटर ही तो होता है। वो जो 2-3 पेज का लेटर होता है ना, उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं जो बैंक को सेफगार्ड करती हैं। जो बैंक कौन है? गारंटर, जिसने गारंटी दी है, उसको सेफगार्ड करती हैं, उसको बचा के रखती हैं। बैंक अपनी स्किन तो सेव करेगा ना बैंक। अब वो क्या कंडीशंस होती हैं उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो मैं ये आपको कंडीशंस की लिस्ट बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंडीशंस होती हैं, इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं होती, इसके अलावा भी कंडीशंस होती हैं। बट जो मेन मेन मुद्दे हैं, जो मेन मेन कंडीशंस समझने वाली हैं, वो मैं कंडीशंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जो ये सबसे पहली कंडीशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है, नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज वाली। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है, ये नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। नॉट विद, देखिए पहले लाइन हम पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन बीजी, सिर्फ इसी लाइन को वो कह रहे हैं कि जो बीजी के 2-3 पेज हैं उसके नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, इसका मतलब है कि बीजी के जो पेजेस हैं उनके उन पर चाहे किसी भी जगह पे, चाहे किसी भी जगह पे कुछ भी लिखा हो, लिखा हो, वो मान्य नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। पर जो यहां पे लिखा जा रहा है नॉट विद स्टैंडिंग के साथ, वो ही मान्य होगा, वही माना जाएगा, वही माना जाएगा। क्या कहना चाहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग का क्या मतलब होता है कि जब जब किसी लाइन के आगे नॉट विद स्टैंडिंग आ गया तो उसका मतलब ये हो गया कि जो ये लाइन आगे चल के आने वाली है, ये लाइन बाकी कॉन्ट्रैक्ट के आगे प्रिवेल करेगी। अब मैं आपको समझाता हूं, 2 मिनट ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो भी बैंक गारंटी एक्सिस बैंक ने इशू की, वो हमेशा किसी पर्टिकुलर अमाउंट की रहेगी, वो हमेशा किसी पर्टिकुलर अमाउंट की रहेगी। हमेशा ये चीज याद रखना, बैंक गारंटी के अंदर जब भी कोई बैंक गारंटी इशू करेगा तो अपनी लायबिलिटी फिक्स करके बताएगा। बैंक गारंटी ये बोलेगा कि मैं 1 करोड़ रुपए तक की गारंटी ले रहा हूं, मैं 1.5 करोड़ रुपए तक की गारंटी ले रहा हूं, मैं 5 करोड़ रुपए तक की गारंटी ले रहा हूं।
तो जो अमाउंट होएगी ना वो अमाउंट फिक्स होएगी। उस अमाउंट में कोई भी ऐसे नहीं रहेगा कि जितना आपका लॉस होगा उतनी में आपको बैंक गारंटी, उतने के लिए मेरी गारंटी है, ऐसे कुछ नहीं होएगा। वो तो लॉस ऐसे तो पता नहीं कितने करोड़ों का हो जाए, ऐसे कोई फिक्स अमाउंट होती है हमेशा बैंक गारंटी में। फिक्स वैलिडिटी पीरियड होता है बैंक गारंटी का। उसमें बैंक गारंटी में फिक्स वैलिडिटी पीरियड लिखा जाता है कि ये बैंक गारंटी कितने टाइम के लिए वैलिड है, कितने टाइम के लिए वैलिड है। ये पीरियड उसके अंदर लिखा रहता है, वैलिडिटी पीरियड, कि कितने टाइम के लिए बैंक गारंटी मायने है। इस पीरियड के बाद बैंक गारंटी का कोई भी रेलेवेंस नहीं है, इसके बाद बैंक गारंटी बिल्कुल भी मायने नहीं है। अगर ऐसा ना लिखा रहा तो फिर तो आप 100 साल के लिए उस बैंक गारंटी को बैंक को लायबल करे रखेंगे। अगर कोई टाइमलाइन ही नहीं डिफाइन करेगी कि भाई ये बैंक गारंटी 3 साल के लिए वैलिड है, फिर तो आप अगर टाइमलाइन लिखी ना, फिर तो आप 50 साल के लिए भी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बैंक को लायबल कर रखेंगे। एक रोड बना दी, रोड में एनएचए के लिए एक रोड बना दी, बैंक ने गारंटी के ऊपर टाइमलाइन लिखा नहीं कि भाई कितने टाइम के लिए वैलिड है गारंटी, 50 साल बाद वो रोड टूट गई और एनएचएआई ने उस बैंक गारंटी जो जिसने गारंटी दी थी उसके ऊपर केस कर दिया, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की, भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया, परफॉर्मेंस नहीं पूरी हुई। तो बैंक गारंटी के ऊपर हमेशा एक वैलिडिटी पीरियड फिक्स रहता है कि कितने टाइम के लिए वैलिड है, नहीं तो बैंक बुरी तरह से फंस जाएगा। तीसरा, जब एनएचएआई को मान लो एनएचएआई को उसका कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म नहीं हुआ, उसने बैंक गारंटी इन्वोक करनी है, समझाया था ना इन्वोक माने मतलब बैंक से पैसे लेने हैं, तो उसका उसको नोटिस तो भेजना पड़ेगा ना बैंक को नोटिस तो भेजना पड़ेगा ना। तो बैंक गारंटी के अंदर ये डिफाइंड रहता है कि वो जो नोटिस है, जो रिटर्न क्लेम का जो नोटिस है, वो कैसे भेजा जाएगा, कहां पे भेजा जाएगा। मैनर मतलब कई बार मान लीजिए एनएचए ने लिख दिया कि अगर हमने आपका नोटिस को फैक्स कर दिया, अगर आपको बाय वे ऑफ फैक्स हमने नोटिस भेज दिया, तो दैट आल्सो मींस कि हमने आपको नोटिस भेज दिया। अब भाई, अब एनएचए ने फैक्स कर दिया एक्सिस बैंक को। अब फैक्स करते टाइम कल को एक्सिस बैंक की फैक्स मशीन पे वो आता है, तो कल को वो फैक्स मशीन का कोई भी वो पीएन है वो उठा के ले जाए उस नोटिस को, किसी ने पढ़ा ही ना, फिर एक्सिस बैंक को कैसे पता लगेगा कि हमने वो यार वो तो नोटिस भेजा हुआ था, हमने तो पैसे देने थे। एनएचए तड़पता रहेगा, एक्सिस बैंक के अगेंस्ट केस कर देगा कि भाई एक्सिस बैंक ने मेरे को पैसे नहीं दिए। तो मैनर बताया होता है कि भाई आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है, आपको कोरियर से भेजना है, कैसे भेजना है। प्लेस ऐसे नहीं है कि वो किसी भी प्लेस पे जाके किसी भी लोकल कोई साइट पे ब्रांच दिखी एनएचए को कि भैया ये तो देखो पास में ब्रांच है आईसीआईसीआई बैंक की, ये एक्सिस बैंक की, ये लो यहीं पे नोटिस दे आते हैं उनको कि हमें बैंक गारंटी के पैसे दे दो। ऐसा नहीं होता, वहां पे लिखा रहता है कि आपको नोटिस को सर्व कहाँ पे करना है। हेडक्वार्टर्स में सर्व करना है या उस ब्रांच में सर्व करना है जहां पे मेन क्रेडिट टीम, सेल्स टीम बैठती है, ऑपरेशंस टीम बैठती है, कहां पे सर्व करना है। दूसरा, नोटिस सर्व होना चाहिए। ये नहीं है कि मान लीजिए मैनर आपने लिख दिया कि स्पीड पोस्ट करवा दो, और एनएचएआई ने मान लीजिए 2 अक्टूबर 2021 को स्पीड पोस्ट भेज दिया, तो एनएचएआई समझे कि 2 अक्टूबर को ये नोटिस दे दिया हमने। तो अब मान लीजिए ये 2 अक्टूबर के बाद ये नोटिस पहुंचा ही ना एक्सिस बैंक के पास, तब क्या होएगा। तो भाई ये सर्व्ड होना चाहिए, ये सर्व्ड होना चाहिए, मतलब उनको रिसीव हो जाना चाहिए, रिसीविंग होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, तभी ये माना जाएगा कि आपने उसको नोटिस दिया। तो ये नोट विद स्टैंडिंग क्लॉज होती है। अब मान लीजिए ये सारी क्लॉज तो एक ही पन्ने पे या एक ही पैराग्राफ में लिखी जा सकती हैं। अब मान लीजिए कि बैंक गारंटी के दूसरे तीसरे पेज पे इन क्लॉजेस के अगेंस्ट कुछ लिख दिया गया। मान लीजिए दूसरे तीसरे पेज पे, थर्ड पेज पे गलती से ये लिख दिया कि बैंक गारंटी का कोई टेन्योर नहीं रहेगा, बैंक गारंटी में कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, मान लीजिए थर्ड पेज पे ये लिख दिया, तब क्या माना जाएगा। थर्ड पेज वाली बात सच मानी जाएगी या नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज वाली बात सच मानी जाएगी जो पहले पेज पे लिखी है। तो नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज का ये बेनिफिट होता है, इसका नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड लगाने से ये बेनिफिट हो जाता है कि फिर उसके बाद जो ये लाइंस लिखी जाएंगी नॉट विद स्टैंडिंग के बाद वाली, ये सारी सच मानी जाएंगी, चाहे बैंक गारंटी के किसी और पेज पे इससे उल्टा कुछ भी लिख दिया गया हो गलती से, ठीक है। तो ये नॉट विद स्टैंडिंग वाली क्लॉज ही मायने होंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है बैंक गारंटी के अंदर कि ये सारी चीजें आपको समझ लेनी है कि ये बैंक गारंटी के अंदर होती है। दूसरी दूसरी स्टैंडर्ड क्लॉज क्या होती है कि गारंटर एज प्रिंसिपल ऑब्लाइजर। अब देखिए, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था, शायद वो इरेज हो गया मुझसे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने बोला था कि 3 बंदे होते हैं बैंक गारंटी एग्रीमेंट में।
बैंक होता है गारंटर, जो कॉन्ट्रैक्टर है कंपनी ए वो होती है प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर मतलब जो मुख्य तौर पे लाइबल है काम करने के लिए, अपनी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। तीसरा होता है बेनिफिशियरी। अब आप बताइए कि कोई बैंक गारंटी में जो गारंटर है वो प्रिंसिपल ओबलाइजर की जिम्मेवारी लेगा? नहीं लेनी चाहिए ना उसको जिम्मेवारी, उसको तो एज ए गारंटर ही अपनी जिम्मेवारी लेनी है। अब भाई अब रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा तो कंपनी ए को ही करना है ना। अब एक्सिस बैंक बीच में आके ये थोड़ी बोल देगा कि कंपनी ए की सारी जिम्मेवारियां मेरी जिम्मेवारियां हैं, ऐसे थोड़ी बोल देगा। प्रिंसिपल डेटर ओबलाइजर कभी भी गारंटर प्रिंसिपल डेटर या ओबलाइजर नहीं होता। गारंटर कैन नॉट बी ए प्रिंसिपल डेटर और ओबलाइजर, वो दोनों सेपरेट बंदे हैं। तो ये बैंक गारंटी की स्टैंडर्ड क्लॉज है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये लिखी रहती है, ठीक है। लिखी ना भी हो तो मानी जाती है ये चीज। गारंटर होल्डिंग द फंड्स इन ट्रस्ट टू द बेनिफिशियरी। देखिए जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी कौन होता है? जैसे मेरी एग्जांपल थी, बेनिफिशियरी कौन है? एनएचएआई। एनएचएआई बेनिफिशियरी है ना। तो अब एनएचएआई मान लीजिए, एनएचएआई बोल रही है कि जो ये बैंक गारंटी इशू होएगी उसमें क्लॉज रहेगी कि जो जो ये पैसा है वो सारा जो गारंटर है वो उससे रिकवर किया जाएगा, वो होल्ड कर रहा है सारा पैसा, ठीक है। तो इस तरह की बैंक गारंटी इशू नहीं की जा सकती। जो गारंटर है वो सिर्फ उसके बिहाफ पे काम करता है, अपना कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे काम करता है, और जो अमाउंट फिक्स की गई है उसके बिहाफ पे काम करता है। असाइनेबिलिटी ऑफ बैंक गारंटी। बैंक गारंटी एनएचएआई को इशू कर दी, तो क्या ये एनएचएआई इस बैंक गारंटी को किसी और पर्सन को भी दे सकती है आगे? किसी और पर्सन को एनएचएआई को लगता है कि चलो मैं गलाडा को दे देती हूँ, चलो मैं पीडब्ल्यूडी को असाइन कर देती हूँ, या किसी और को असाइन कर सकती हूँ, क्या ये इस तरह से आगे की आगे भेजी जा सकती है गारंटी? जी नहीं, ऐसे आगे की आगे बैंक गारंटीज नहीं भेजी जा सकती। ये जो बैंक गारंटीज होती हैं ये हमेशा एक ही पर्सन को इशू करी जाती हैं। अगर आगे की आगे किसी को भेजनी है तो ये आपको स्पेशली लिखवाना पड़ेगा, और जिस बंदे को देनी है उसके लिए आपको गारंटर से, यानी कि जो बैंक है उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। हो सकता है ना कि बैंक को गलाडा पे कंफर्ट ही ना हो, बैंक का मैं क्यों गलाडा को गारंटी दूं, मेरे को गलाडा ठीक ही नहीं लगता, ठीक है। तो जिस बंदे को भी असाइन करनी है तो बैंक की गारंटी लेनी, बैंक की कंसेंट लेनी जरूरी है। ये क्लॉज होती है। उसके बाद कि बैंक गारंटी के अंदर मान लीजिए जो एनएचएआई है उसको आईसीआईसीआई बैंक ने 10 करोड़ की गारंटी दी, 10 करोड़ की गारंटी दी। तो जो एनएचएआई है, एनएचएआई कहता है कि भाई मेरे को तो आईसीआईसीआई बैंक पे नहीं भरोसा, कल को बैंक बैंक मार्केट में बैंक भी डूब रहे हैं, कल को ये ना हो कि आईसीआईसीआई बैंक भी डूब जाए। वो कह रहा है कि बैंक गारंटी में कंडीशन लगाओ कि आपके ऊपर कोई भी आपके ऊपर मतलब आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग, ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग, या कोई रेगुलेटरी ऑर्डर, या कोई बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग, या कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं चल रही जिससे मेरी बैंक गारंटी के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ जाए। भाई ऐसी गारंटी आईसीआईसीआई बैंक क्यों देगा? 3600 केस चल रहे होते हैं बैंक्स के ऊपर, 3 साल के लिए बैंक गारंटी दी है। अब 3 साल में क्या पता भगवान क्या दिन दिखा दे क्या नहीं, ऐसे कौन गारंटी दे सकता है? तो इस तरह की क्लॉज वाली गारंटी कोई भी जो गारंटर है आईसीआईसीआई बैंक है वो कभी भी इशू नहीं करेगा। वो कहेगा कि भाई ऐसे तो फिर आपको आप बोल देंगे कि मैंने मिसकमिटमेंट की। भाई कोई ना कोई केस तो किसी ना किसी बैंक में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है ना, ठीक है। आप कल को चल रहा हुआ आपने तो कोई भी छोटे केस का बहाना बना के मेरे सामने खड़े हो जाना, ठीक है ना। तो कहते हैं इस तरह की बैंक गारंटी का हम कोई वादा नहीं कर सकते। ऑनरिंग ऑफ बीजी डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर। एनएचएआई में और कंपनी ए में कोई डिस्प्यूट चला गया, एनएचएआई में और कंपनी ए में कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, जिसमें कंपनी ए जीत गई, या कंपनी ए जीत गई, या कंपनी ए ने एनएचएआई को या मतलब कोर्ट ने एनएचएआई को कंपनी ए के अगेंस्ट प्रोसीड करने से मना कर दिया। तो एनएचएआई ने बोला कि मैं फिर जो बैंक गारंटी इशू करवाई है, बैंक गारंटी में क्लॉज लिखवा लेते हैं कि जो गारंटर है चाहे कोर्ट का ऑर्डर भी हो तब भी मेरे को पैसे देगा। एनएचएआई बोलती है कि जो बैंक गारंटी में हम क्लॉज लिखवा लेते हैं कि जो ये गारंटर है चाहे कोर्ट कुछ भी बोले वो मेरे को जब भी मैं पैसे मांगू मेरे को पैसे देगा। भाई ऐसे आईसीआईसीआई बैंक पैसे क्यों देगा? आईसीआईसीआई बैंक ने तो कंपनी ए के बिहाफ पे बैंक गारंटी दी है,
अगर कोर्ट ने एनएचए को कंपनी ए के अगेंस्ट प्रोसीड करने से मना कर दिया, तो आईसीआईसीआई बैंक फिर भी पैसे क्यों देगा बैंक गारंटी के एनएचए को, जब कोर्ट का ऑर्डर है कि कंपनी ए की गलती नहीं है। तो इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह की बैंक गारंटी नहीं हो सकती। बीजी इज कमिंग इनटू फ्यूचर डेट, ये तो मतलब सिमिलर सा कंसेप्ट है कि इसमें फ्यूचर डेट स्पेसिफाइड रहती है कि क्या वैलिडिटी रहेगी, क्या कंप्लीशन ऑफ इवेंट रहेगा जिसके बाद फंड्स आदान प्रदान किया जाएगा, मतलब ये चीजें, ये तो पहले भी डिस्कस्ड है। उसके बाद बैंक गारंटी में क्लॉज की गारंटी शैल बी सबसिस्टिंग और इन्फोर्सेबल टिल ऑल द ड्यूज ऑफ बेनिफिशियरी स्टैंड्स अनपेड एंड अनटिल द गारंटर इज डिस्चार्ज्ड बाय द बेनिफिशियरी। देखिए कितनी बड़ी क्लॉज है। एनएचएआई ने आईसीआईसीआई को बोला, आईसीआईसीआई को बैंक को बोला कि बैंक गारंटी जो आप इशू करेंगे उसके अंदर ये लिखें, राइट करें कि आप मेरे को तब तक लायबल हैं, आप मेरे को तब तक लायबल हैं जब तक आप मेरे को तब तक पैसा देने का वादा करते हैं जब तक आप मेरे सारे जो ड्यूज हैं वो अनपेड हैं, जब तक मैं आपको रिटर्न में, जब तक मैं आपको रिटर्न में ये लिख के नहीं देता कि अब आप आजाद हैं सारी ऑब्लिगेशन से, तब तक आप जिम्मेवार हैं मेरे को पैसा देने के लिए। भाई ये तो इस चीज के कॉन्ट्रेरी हो गया ना, उल्टा हो गया ना। इसके वैलिडिटी फिक्स होती है, मैंने पहले ही बताया आपको। अगर आपने ऐसी कोई क्लॉज लिखवा ली कि भाई आप तब तक जिम्मेवार है मेरे को पैसा देने के लिए जब तक मैं आपको रिटर्न में लिख के नहीं छोड़ता, ठीक है, तब ये तो फिर कल को आप 50 साल ना छोड़े बंदे को, ठीक है, तो ऐसी क्लॉज नहीं हो सकती। क्लोज दैट बीजी इन्वोकेशन ऑफ रेटिंग डाउनग्रेड ऑफ इन्वोकेशन ऑफ गारंटर। एनएचएआई ने क्लोज लिख दिया, एनएचएआई बोल रही है कि जो बैंक गारंटी इशू होगी उसमें आप एक लाइन डाल दीजिए कि कल को आईसीआईसीआई बैंक की एक्सटर्नल रेटिंग होती है ना, जैसे क्रिस्टल वाले करते हैं एक्सटर्नल रेटिंग, अगर एक्सटर्नल रेटिंग डाउनग्रेड हो गई, डाउनग्रेड हो गई मतलब कम हो गई, मतलब आईसीआईसीआई बैंक अच्छा काम नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा मार्केट के अंदर, तो मैं बीजी इन्वोक कर सकती हूँ। तो भाई आईसीआईसीआई बैंक ऐसी बैंक गारंटी इशू क्यों करेगा? कल को रेटिंग डाउनग्रेड तो सब्जेक्टिव मैटर है ना, कोई भी रेटिंग एजेंसी अपने मन मुताबिक रेटिंग करती है, उसको जो ठीक लगता है उसके हिसाब से रेटिंग दे देती है, इसमें आईसीआईसीआई बैंक क्या करे? तो इस तरह की बैंक गारंटी की क्लॉज डाल के इशू नहीं की जा सकती। ऑटो रिन्यूअल क्लॉज, बैंक गारंटी 3 साल के लिए मान लीजिए इशू कर दी आईसीआईसीआई ने, एनएचएआई कह रहा है कि आप उसके अंदर एक क्लॉज डाल दीजिए ऑटो रिन्यूअल का, मतलब कि जब 3 साल बाद वो एक्सपायर होएगी, जब वो एक्सपायर हो जाएगी तो उसके बाद वो फिर अगले 3 साल के लिए रिन्यू हो जाएगी, अगले 3 साल के लिए वो रिन्यू हो जाएगी फिर से विदाउट आईसीआईसीआई कंसेंट। तो मतलब आईसीआईसीआई बैंक 3 साल के लिए जिम्मेवार रहा और 3 साल बाद फिर से जिम्मेवार बन गया ऑटोमेटिकली, विदाउट कोई हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक 3 साल बाद ना ही इश्यू करना चाहे बैंक गारंटी, तो इस तरह की क्लॉज में तो आईसीआईसीआई बैंक को रिस्क हो गया ना, तो इस तरह की क्लॉज हम नहीं डाल सकते। क्लॉज वेविंग श्योरिटीशिप राइट्स ऑफ द गारंटर, क्लॉज वेविंग श्योरिटीशिप राइट्स ऑफ द गारंटर। अब देखिए पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि श्योरिटीशिप राइट्स क्या होते हैं, श्योरिटीशिप राइट्स क्या होते हैं। श्योरिटीशिप राइट्स क्या होते हैं? देखिए 3 बंदे इन्वॉल्व हैं, गारंटर इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है, बेनिफिशियरी इन्वॉल्व है। प्रिंसिपली लायबल कौन है अपना काम करने के लिए? कॉन्ट्रैक्टर। बेनिफिट किसको मिलना है? बेनिफिशियरी को। गारंटी किसने दी है? आईसीआईसीआई बैंक ने। अब मान लीजिए बेनिफिशियरी, अब प्रिंसिपल डेटर ने अपना काम नहीं किया, कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम नहीं किया, तो एनएचएआई ने आईसीआईसीआई बैंक से बैंक गारंटी के पैसे ले लिए। तो जब आईसीआईसीआई बैंक उसको एक बार तो पैसे दे देगा एनएचएआई को, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के पास वो सारे कानूनन हक हैं जो एनएचएआई के पास थे अपना पैसा, अपना लॉस रिकवर करने के, किससे? कॉन्ट्रैक्टर से। एनएचएआई के पास अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत या किसी भी एक्ट के तहत जो भी उससे कॉन्ट्रैक्टर से पैसा रिकवर करने के जो जो भी माध्यम थे, कोर्ट के कुछ भी लगा लो, वो सारे राइट्स आईसीआईसीआई बैंक के पास चले जाएंगे जैसे ही उसने इन्वोक्ड बीजी को पे किया एनएचएआई को। इसको बोलते हैं श्योरिटीशिप राइट्स। अगर आप बैंक गारंटी का कोई एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें आप लिखें कि भाई आईसीआईसीआई बैंक को श्योरिटीशिप राइट्स नहीं रहेंगे, तो भाई आप आईसीआईसीआई बैंक के साथ गलत कर रहे हैं ना, उसके जो बेसिक राइट्स हैं उसको गलत कर रहे हैं। कल को फिर तो आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को कुछ भी कर लें, डेट को बढ़ा लें, कम कर लें, सिक्योरिटी कम कर लें, बढ़ा लें, फिर तो आईसीआईसीआई बैंक आपके ऊपर कुछ कर ही नहीं पड़ेगा केस, तो फंस जाएगा ना। तो इस तरह की क्लॉज नहीं हो सकती, इस तरह की कंडीशन नहीं हो सकती। तो ये थी स्टैंडर्ड कंडीशंस जो कुछ बैंक गारंटीज के अंदर होती हैं। अब मैं समझाता हूँ कि आपको ऑनरस क्लॉज बीजीज क्या होती हैं, ऑनरस क्लॉज बैंक गारंटीज क्या होती हैं। जो हमने ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पढ़ी हैं, 11 कंडीशंस जो हमने पढ़ी हैं,
देखिए इसके अलावा भी कंडीशंस हो सकती हैं, बट मुख्य मुख्य कंडीशंस मैंने आपको समझाई हैं। जो ये 11 कंडीशंस हमने आपको समझाई हैं, अगर आपको बैंक गारंटीज कोई इशू करवानी है, इन कंडीशंस को तोड़ते हुए, मान लो ऑटो रिन्यूअल क्लॉज डलवाना है, श्योरिटीशिप राइट को वेव करवाना है, रेटिंग डाउनग्रेड वाली कंडीशन डलवानी है, ये वाली कंडीशन डलवानी है वैलिडिटी वाली, मतलब कोई भी जो एक स्टैंडर्ड कंडीशन से ऑनरिंग ऑफ बीजी डिस्पाइट, आप कहते हैं कि कोर्ट ऑर्डर चाहे हो भी तब भी पैसा दीजिए, आप कहते हैं कि ये वाली कंडीशन भी डलवाइए जो मैंने समझाई थी, मतलब इस तरह से कोई भी जो स्टैंडर्ड कंडीशन से हटके आपको अगर कंडीशन दिलवानी है, एनी बीजी दैट इज इशूड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टैंडर्ड क्लॉज, ठीक है, जो जिसमें स्टैंडर्ड क्लॉज ना हो, एंड देयर बाय अल्टरिंग द बेनिफिट्स एंड सेफ्टी अवेलेबल टू द गारंटर, जिससे जो गारंटर है बंदा आईसीआईसीआई बैंक है, उसके बेनिफिट्स कम हो जाए, उसकी सेफ्टी कम हो जाए, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक का रिस्क इंक्रीज हो जाए, रिस्क बढ़ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑनरस क्लॉज बैंक गारंटीज। उनको क्या बोलते हैं? ऑनरस क्लॉज बैंक गारंटीज, ठीक है। तो फिर क्योंकि बैंक का रिस्क बढ़ गया, तो फिर बैंक क्या करेगा? हायर मार्जिन लेगा, कम टेन्योर की इशू करेगा, ये बोल सकता है कि मैं सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ही बीजीज दूंगा, कमीशन ज्यादा चार्ज करेगा, और बैंक गारंटीज कम अमाउंट की देगा, ठीक है, आपके प्रपोजल में ज्यादा आर&डी करेगा आपके ऊपर। तो इस तरह से ये ऑनरस क्लॉज बीजीज रहती है, मतलब सिंपल है, स्टैंडर्ड क्लॉज फॉलो नहीं करोगे तो एक काइंड ऑफ ऑनरस क्लॉज बीजीज हो जाती है, ठीक है। तो उसमें बैंक का रिस्क बढ़ जाता है, तो आपके ऊपर ये सारी चीजें बैंक लगा देगा फिर, राइट। तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन बैंक गारंटीज एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। कि बैंक गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या डिफरेंस रहता है? देखिए है तो दोनों मिलती जुलती चीजें ही, बैंक है तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी काइंड ऑफ गारंटी ही। तो क्या डिफरेंस रहता है? देखिए बैंक गारंटी हम 10 साल के लिए भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। जो लेटर ऑफ क्रेडिट होती है वो नॉर्मली 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए, या जो एक कैपेक्स एलसी मैंने आपको समझाया था, कैपेक्स एलसी, वो 3 साल के लिए, इतना टेन्योर रहता है इनके अंदर, ठीक है। पर्पस, मेन तो पॉइंट पर्पस का ही है, सारी गेम तो पर्पस के ऊपर ही है। अब देखिए बैंक गारंटीज जो हैं वो फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए तो आप यूज करते नहीं है, फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए तो नॉर्मली, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं आप? एफएलसी यूज करते हैं फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए, राइट। बैंक गारंटीज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एलसी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बैंक गारंटी की होती है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर नहीं यूज होती है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर यूज नहीं होती है, ये सिर्फ नॉर्मल ट्रेड ट्रांजैक्शंस में यूज होती है, ट्रेड ट्रांजैक्शन में यूज होती है, ठीक है। तीसरा, जो ये बैंक गारंटी है, बैंक गारंटी बैंक गारंटी कब किसके लिए होती है? एमआई कंपनी जो एग्जांपल ली थी उसका, कंपनी ए, उसने कंपनी ए को डीलरशिप दिया, कंपनी ए ने उसको फाइनेंशियल बीजी दी। कंपनी ए उसका क्या है? एमआई का कस्टमर है ना। तो कंपनी बी जो इसको पार्ट्स बना के दे रहा है, ये इसका सप्लायर है, तो इसने इसको परफॉर्मेंस बीजी दी। तो बैंक गारंटी दोनों पर्पस के लिए होगी, परफॉर्मेंस बीजी और फाइनेंशियल बीजी, चाहे आप सप्लायर हैं चाहे आप कस्टमर हैं, ये दोनों साइड से फैसिलिटी अवेलेबल है। जबकि एलसी जो फैसिलिटी है वो एक वन साइड से ही अवेलेबल होती है। वन साइड से कैसे? जो सेलर है सिर्फ उसी को इशू होती है, सेलर को इशू करता है कौन? बायर, बायर करवा के देता है ना इशू बैंक के थ्रू सेलर को, वन वे ट्रांजेक्शन होती है। इसमें उल्टा नहीं होता कि सेलर बायर को देता है, ये नहीं होता, बायर सेलर को देता है, ठीक है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर अपनी ट्रांजेक्शन्स रहती हैं। बैंक गारंटी के अंदर क्या रहता है? बैंक गारंटी के अंदर एक टाइप ऑफ जो पर्पस में ही आ जाता है कि उसके उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस बीजी जैसे होती है, फाइनेंशियल बीजी कि आप फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करेंगे, आप अपना काम करके देंगे। इसके अंदर एक ट्रेड ट्रांजेक्शन होती हैं जिसके अंदर उसमें सप्लाई करना होता है मटेरियल। इसके अंदर जैसे परफॉर्मेंस बीजी में क्वालिटी चेक भी होता है कि क्वालिटी से काम किया हो। एलसी के अंदर ये नहीं होता कि आपको जो क्वालिटी, जो माल आ रहा है वो सही क्वालिटी का है या नहीं है, बस माल आपको लेटर ऑफ क्रेडिट की कंडीशन के हिसाब से आना चाहिए। अगर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में कंफ्यूजन है तो मेरा लेक्चर आप देख लीजिए डिटेल्ड वाला लेटर ऑफ क्रेडिट का। तो इस तरह से इनके अंदर ये डिफरेंस रहता है। बैंक गारंटी नॉर्मली मैंने आपको बताया, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी होती हैं, फाइनेंशियल बैंक गारंटीज होती हैं, काउंटर बैंक गारंटीज होती हैं। एलसीज जो होता है वो बेसिकली एफएलसी फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, कैपेक्स एलसी होती है, कैपेक्स एलसी होती है, रिवॉल्विंग
एलसी होती है, बैक टू बैक एलसी होती है, एसबी एलसी होती है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह की एलसीज रहती है मार्केट के अंदर। तो ये बेसिक डिफरेंस है बैंक गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट के बीच में। आई होप आपने इस चीज़ को पूरा अंडरस्टैंड बना किया होगा। तो लेक्चर तो हमारा लेंथी बन गया काफ़ी, बट आई होप मैंने सारी डिटेल्स को कवर कर दिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी ना रहे। दो पार्ट्स में सुनिए, या आप इसको थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे भी सुन सकते हैं। बाकी मैं आपको नेक्स्ट संडे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू।